हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4। ये आज का हमारा वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी थ्योरी है सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, चाहे स्कूल के एग्जाम में हो या बोर्ड के एग्जाम में, आप आसानी से उसको क्लियरली सॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, और आपको 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको पता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। क्लियर है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे a किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, और x² वाला टर्म निश्चित है कि होना चाहिए। x और कांस्टेंट तो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना है कि a² वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री होता है 2। डिग्री क्या होता है? जो मैक्सिमम पावर हो। तो वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 ही होगा। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल। वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री होता है 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या ध्यान रखना है कि ये जो x² वाला जो टर्म है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है, इसके बारे में क्या जानना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, जितने डिग्री होगा ना बच्चों उतने ही रूट्स होते हैं। यहाँ पर डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होंगे, अगर इसमें डिग्री 3 होता तो उसके 3 रूट्स होते। तो क्यूबिकल इक्वेशन पॉलिनोमियल तो हमें अब पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ क्वाड्रेटिक तक। ठीक है, तो बच्चों इसके 2 रूट्स होंगे। इट हैज 2 रूट्स। इसके 2 रूट्स होंगे जिसको हम अल्फा एंड बीटा मानकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और चौथा पॉइंट जो इसके बारे में पता होना चाहिए वो ए बी सी आखिर है क्या, वो हमें पता होना चाहिए। तो ए क्या है? ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे वाला नंबर। ठीक है, x² का कोफिशिएंट हो गया। बी क्या है? तो बी है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के आगे वाला जो भी वैल्यू है वो b होगा विद द साइन के साथ। यहां पर लिख सकते हैं विद साइन। अगर माइनस हो तो माइनस में लेना होगा, अगर प्लस हो तो प्लस में लेना होगा। और c क्या होता है? c इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये भी विद साइन, सब विद साइन के साथ ही लेंगे। a b या c जो भी हो हमें साइन के साथ लेना है। अगर प्लस में है तो प्लस में लेंगे, माइनस में हो तो माइनस में लेंगे। तो ये मोटा मोटी जो इंफॉर्मेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो मैंने यहां पर लिखा आपको। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स होते हैं जिसे हम अल्फा एंड बीटा कहते हैं। तो फाइंड कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमें 2 तरीका पढ़ना है इस चैप्टर में। एक तो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशंस। ये आप लोग क्लास 9th या उससे भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया बाई फॉर्मूला मेथड। दूसरा हो गया बाई फॉर्मूला मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये जो रूट फाइंड करना होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा एंड बीटा, उसके लिए 2 तरीका अपनाते हैं। या तो हम उसको फैक्टराइज करके निकाल ले या फिर फॉर्मूला मेथड से निकालें। ठीक है, अब फॉर्मूला मेथड्स क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं, और जो फैक्टराइजेशन है वो सिमिलर है लगभग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, जैसा हम लोग पढ़े हैं
प्रीवियस चैप्टर में, उससे ही रिलेटेड है। इस फैक्टराइजेशन में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं, और कुछ कंडीशन में हम सिर्फ कॉमन भी ले लेते हैं तो काम चल जाता है। तो मिडिल टर्म, या तो हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे, टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल ले, या फिर सिंपल कॉमन लेके निकाल ले, कॉमन लेके निकाल सकते हैं। फॉर्मूला का भी इस्तेमाल होता है, मतलब मेन हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके हम लोग रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। जो इसके अल्फा बीटा जो रूट्स होते हैं ना, अल्फा एंड बीटा, उसको फाइंड करने का ये तरीका है। या तो आप फैक्टराइज कर ले या फिर फॉर्मूला मेथड्स का अप्लाई कर ले। अब ये फॉर्मूला मेथड क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला मेथड्स के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको डी के बारे में बताता हूं, डिस्क्रिमिनांट के बारे में। डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट जो है NANT, डिस्क्रिमिनांट, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू b² - 4ac के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, ठीक है। डी निकालने से फायदा क्या होगा, तो हमें इसका जो रूट्स होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका नेचर का पता चल जाएगा कि रूट्स रियल होगा भी या नहीं होगा। अगर होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो नो रियल रूट्स लिख के, नो रियल रूट्स लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम ये डी निकाल लेंगे पहले। यहां पता होना चाहिए कि बी क्या है, तो बी हमारा x² का, x का कोफिशिएंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो पिछले स्लाइड में हम पढ़ाए थे। तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे -4 × a × c। a है x² का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट। अगर इसको घटा देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो d का वैल्यू होगा। तो इससे रूट्स का कैसे पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स, वो भी जरा देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगा हमें, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर क्या होगा वो हम जब डी फाइंड कर लेंगे ना, तो डी जब फाइंड कर लिया और डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन आ गया 0 से, ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो रूट्स क्या होगा, रूट्स होगा रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा, अल्फा का कुछ अलग वैल्यू आएगा, बीटा का कुछ अलग वैल्यू आएगा, ठीक है बच्चों। और सेकेंड नंबर में है कि डी यदि 0 के बराबर आ जाए तो उस कंडीशन में रूट्स जो है वो रियल भी होगा एंड इक्वल भी होगा, यानी जो वैल्यू अल्फा का आएगा वही वैल्यू बीटा का आएगा। क्लियर है बच्चों। और यदि डी का वैल्यू छोटा हो गया 0 से, यानी निगेटिव हो गया, तो उस कंडीशन में कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे नो रियल रूट्स, और उसके बाद आगे हमें रूट्स निकालने की जरूरत भी नहीं है, वहीं पर छोड़ देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि 10th क्लास पे आगे हम लोग इमेजिनरी रूट्स नहीं निकालते हैं, रियल रूट्स तक ही हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, b² - 4ac से। अब इसके बाद हमें अल्फा एंड बीटा निकालना है, ठीक है। अगर रियल रूट्स होगा तो अल्फा एंड बीटा फाइंड करना होगा, और रियल रूट्स का कैसे पता चलेगा, हम अभी यहाँ तीनों कंडीशन लिखवाए थे। तो अब उसके बाद अगर मान लो रियल रूट्स हो गया तो हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा। उसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है -b ± √d/2a का। ये फॉर्मूला रूट्स निकालने का होता है, ठीक है। फॉर्मूला मेथड्स में हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। d यानी जो वैल्यू यहां निकलेगा उस वैल्यू को यहां पुट करेंगे। तो एक बार प्लस जब लेंगे ना तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम इसको तोड़ के दोनों फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अल्फा = -b + √d/2a, ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। और अगर बीटा का वैल्यू है तो -b, यहां माइनस ले लेंगे, √d/2a, ठीक है। तो इससे हमारा अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू निकल गया। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग चाहे तो फॉर्मूला मेथड से निकाल लें, या फिर 9th क्लास से पढ़ते आए हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, उस फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं।
क्लियर है? और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स का पता चलेगा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड से, दोनों मेथड से बना के देखते हैं कि कितना हमारा जो आंसर में डिफरेंस आता है या सेम आता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन का हमें रूट्स निकालना है, अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस है या नहीं, उसी बहाने हम लोग सीख भी जाएंगे दोनों मेथड। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म तोड़ के बना सकते हैं। तो मिडिल टर्म तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, x² वाला टर्म एंड कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² और कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² और माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस 12x² आएगा। साइड में कहीं लिख लेते हैं। अब हमारे पास है माइनस 1x, यानी 1 को हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x² है, इस माइनस x को लिख सकते हैं हम लोग -4x प्लस 3x। इनको जोड़ने पे हमारा -x भी आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12x भी आ जाएगा। फिर है -2, तो -2 लिख दिया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। 6 में कहां है, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 में कहां है, तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम 2x कॉमन ले लिए तो यहां बच गया 3x और यहां पे क्या बचा बच्चों, तो -2 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो 1 तो कॉमन होता ही है, 1 कॉमन ले लिए, 3x -2 एज इट इज रह गया। अब 3x -2 इधर भी है, 3x -2 उधर भी है, तो हम क्या करते हैं 3x -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इधर हो गया 2x और इधर बच गया +1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बारी बारी से इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो इसको लिख सकते हैं 3x -2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2/3। ये -2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया और 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया। तो ये हमारा समझ लो अल्फा निकल गया। और बीटा के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देते हैं 2x + 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, +1 उधर गया -1/2, ये हो गया बीटा। तो अल्फा एंड बीटा हमारा निकल गया 2/3 और -1/2। तो ये निकला फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम लोग फॉर्मूला मेथड से भी निकाल कर देखते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं ताकि हमें नेचर का भी पता चल जाए कि नेचर कैसा है रूट्स का, रूट्स निकलेगा भी या नहीं। तो पहले तो हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि यहां पे है -1 का स्क्वायर, 4 इंटू a है 6 और c है -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 × 24 और दूनी 48, 48 यानी 49 आ गया डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू तो 0 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स निकलेगा और रूट्स अनइक्वल होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो इसका नेचर क्या लिख सकते हैं, रूट्स का नेचर है कि वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़ा आया। डी जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, रूट्स रियल होता है और अनइक्वल होता है। तो यहाँ भी डी जो है 49 आया है जो 0 से बड़ा है, तो नेचर भी हम लोग लिख सकते हैं इसका। अब अगर हमें रूट्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब वैल्यू को पुट करना है हमें, माइनस b का वैल्यू कितना होगा, तो b होता है x का कोफिशिएंट जो कि -1 है, प्लस माइनस d का वैल्यू 49 आ चुका है यहाँ पे, ये d का वैल्यू है 49, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख दिया हमने। फिर बाई है 2a, 2 इंटू a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 6। तो ये हो गया -1 था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो +1/7/12। तो ये हो गया तुम्हारा 8/12, 4 से कट गया, ये हो गया 2 और ये 3, तो ये 2/3 हो गया।
तो देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमारे कितना आया था, 2/3 आया था फैक्टराइजेशन मेथड से भी और फॉर्मूला मेथड से भी वही आया। बीटा भी निकाल के देख लेते हैं। बीटा के लिए क्या होगा, तो ये हो गया 1 -7/12 ले लेंगे, उसके लिए माइनस का साइन ले लेंगे, तो ये हो गया -6/12, ये कट कर आया -1/2, ये बीटा हो गया। तो बीटा -1/2 और अल्फा 2/3, यहां भी देखते हैं अल्फा 2/3 और बीटा -1/2। तो बच्चों आप फॉर्मूला मेथड लगाएं या फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये दिया हो कि आपको फॉर्मूला मेथड से बनाना है तो सिर्फ फॉर्मूला मेथड से आप लगा सकते हैं उसमें, और अगर फैक्टराइजेशन मेथड दिया हो तो सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपके पास चॉइस है, आप जिस फॉर्मूला मेथड से बनाना चाहें या फैक्टराइजेशन मेथड से, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप इससे रिलेटेड जो आपका थ्योरी होगा वो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। बट अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।